वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं जो पिछले 5 वर्ष तो कम से कम मुझे हो गए हैं उनको देखते हुए निस्वार्थ भाव से जन सेवा के लिए, कितने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, उसका उत्थान करने के लिए और आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से जन सेवा का जो है किस प्रकार से हित किया जा सकता है, इसके ऊपर लगातार वो काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ वो शख्सियत है जो पूरे भारत वर्ष के अंदर तकरीबन 11 करोड़ परिवारों से संपर्क करने की आशा रखते हैं। उनके माध्यम से उनके घरों के अंदर जाकर वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा प्रयोग करना चाहते हैं जिससे पूरे देश का, उनके अपने परिवार का और समस्त जो हमारे भारतवासी हैं उनका कल्याण होगा। वीडियो के अंदर आगे बढ़ेंगे और उनके बारे में अच्छी चीज़ जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे समाज के अंदर, और ये केवल भारत की धरती पर ही संभव है कि इस प्रकार के प्रयोग किए जा सकते हैं जिससे साधारण जनहित को इतना लाभ हो सके। आज मैं आप सभी को मिलवाना चाहूँगा, हमारे साथ में श्री दुर्गा प्रसाद पांडे जी, और इनको प्रकृति रूपा भाई के नाम से जाना जाता है। भाई साहब, बहुत बहुत आपका आज अभिनंदन हमारे इस एपिसोड के अंदर। और पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि जो लक्ष्य आपने लिए हुए हैं और जिन लक्ष्यों के लिए आप अपने घर से निकलकर निस्वार्थ भाव से बाहर जाकर इतना कार्य कर रही हैं, वो सच में प्रेरणा का एक स्रोत है हम सब के लिए। जो है वो एक आपके लिए बहुत सराहनीय कार्य है। तो मैं ये निवेदन करूँगा, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो आपने 11 करोड़ लोगों का लक्ष्य लिया हुआ है और शिवमय भारत जो आपका सबसे बड़ा अभियान है जिसके साथ आपने शुरुआत की थी, वो क्या है, उसका क्या उद्देश्य है? शिवमय भारत की बात अगर करें तो लमसम लोग ये बात जानते हैं कि शिव का मतलब क्या है। जी। शिवमय भारत 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे 11 करोड़ घरों के आगे लगाने का लक्ष्य। जी। एक बेलपत्र के पौधे की लगाने की अगर बात करते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टि से कई हजार शिवालय बनाने के फायदे होते हैं। हम कई हजार की बात नहीं करते हैं, हम तो एक शिवालय बनाने की बात करते हैं। सही। एक 5 ईंटों के खर्च से एक शिवालय का निर्माण हम करते हैं। जी। और हमारे घर के आगे अगर एक बेलपत्र का पौधा होता है जिसको हम प्रकृति शिवालय के नाम से जानते हैं, उसमें आप देखेंगे तो तमाम शक्तियाँ अपने आप मिल जाती है। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है वैसे वैसे बाबा का आशीर्वाद उस परिवार पर मिलता है। बिल्कुल। और 11 करोड़ घरों के आगे अगर 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे लगते हैं तो इसमें ये मान के आप चलें कि हमने देश के 55 करोड़ लोगों को एक सुरक्षा कवच दे दिया। बहुत बढ़िया। इसलिए ये शिवमय भारत मिशन है। और शिवमय भारत मिशन 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे 11 करोड़ घरों के आगे लगाने का कार्य हम पिछले 5-7 सालों से कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम लोग 3.5 लाख घरों तक पहुंच गए हैं। ऑलरेडी पहुंच। बाकी बाबा की कृपा धीरे धीरे चल रही है। मेरा जो भाई साहब से जो मिलना हुआ था वो आज से 2-3 वर्ष पहले हुआ था, और इनके साथ में हम काशी, उज्जैन, ना जाने ऐसे कितने नगर हैं। मैं कोशिश करूंगा अगर वो फ़ोटोग्राफ्स मेरे पास अवेलेबल होंगी तो आपके साथ साझा करूंगा। इनके साथ में जाकर काशी की नगरी के अंदर जाकर हमने बेलपत्र का रोपण किया था, और वहाँ के तमाम परिवारों को अपने साथ जोड़ना, वहाँ के प्रशासन को अपने साथ जोड़कर ये सारे कार्य करना। काशी में मुझे याद है कि जो विश्व प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है वहाँ पे उनके बाहर रहकर मेरी और मेरी 1 साल की गुड़िया ने इनके साथ में जो है मिलकर उस समय पे 1100 पौधे का वितरण हमने उस चौक के ऊपर किया था, जिसमें लोगों का फीडबैक तक है। मैं चाहूँगा कि अभी आपको वो क्लिप दिखाऊंगा बीच में, उसको आप ज़रूर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा कार्य जो ये कर रहे हैं। और जैसा अभी दुर्गा जी ने बताया, दुर्गा प्रसाद जी ने, कि 11 करोड़ परिवार अगर लगा लेते हैं तो उससे 55 करोड़ परिवारों को लाभ होता है। एक पेड़ से 5 परिवारों तक प्राणवायु पहुंचती है, ऐसा मेरे ख्याल से आपका जो है विश्लेषण है इसमें। और ये शिवमय भारत जो आपका ये अभियान था, कितने समय पहले शुरू हुआ इसमें दुर्गा प्रसाद जी, कब ये शुरू किया गया था? भाई जी, इसकी शुरुआत ये मान के आप चले कि 2015-16 के आसपास में हुआ था। जी। और विशेष रूप से इस शिवमय भारत अभियान में एक पीपल के पेड़ कटने के ऊपर ये कहानी है। कहानी थोड़ी सी लंबी है। हाँ जी। कहीं पीपल का पेड़ कट रहा था। हाँ जी। तो वहाँ हमने एक संकल्प लिया कि दुनिया वालों कितने पेड़ काटोगे, हम इतने पेड़ लगाएंगे कि काटते काटते थक जाओगे। वहीं से शिवमय भारत मिशन चला और 11 करोड़ का नशा हमारे सर पे चढ़ा। और वो भी पौधा कौन सा कि जिसको दुनिया को काटने में एक बार सोचना पड़ेगा
वो है बेलपत्र का पौधा। बहुत बढ़िया। बहुत लोगों को ये होता है भगवान शिव पे बीच में जब आलोचना होती थी, आज तो देखिए हमारे विश्व गुरु भारत के अंदर सनातन धर्म अपनी पीक पर अब पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन बीच में ऐसा आता था कि भगवान शिव पे जल चढ़ाएंगे तो इससे क्या लाभ होगा। प्रकृति रूपा भाई ने, दुर्गा प्रसाद जी ने ये प्रत्यक्ष रूप करके दिखाया कि अगर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना और उनके प्रतीक स्वरूप बेलपत्र अपने घर के बाहर लगकर जो है उसके अंदर जल चढ़ाना, दोनों एक समान है। हो सकता है कि हम अपने जीवन में कभी शिवलिंग का निर्माण या मंदिर का निर्माण ना कर पाएँ, लेकिन एक बेलपत्र का पौधा अगर अपने घर के बाहर रोपित कर दे तो उसके अनगिनत फ़ायदे हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं बेलपत्र के जो आप समझते हैं दुर्गा प्रसाद जी, जो ये 11 करोड़ परिवार अगर बाहर करते हैं, कोई और पौधा क्यों नहीं चुना गया, केवल बेलपत्र है? ठीक है, शिव जी का एक प्रतीक है, शिवमय भारत है, ये समझ में आता है, क्या इसके अलग कोई फ़ायदे और पता चलते हैं? देखिए, दुनिया का एक दिव्य पौधा है ये जी। सबसे बड़ी बात करते हैं आज के युग में, आज के भारत में तो रेडिएशन एक बहुत बड़ी बीमारी है। रेडिएशंस आती हैं, जितनी भी मोबाइल वगैरह की रेडिएशंस हैं, कॉस्मिक रेडिएशंस हैं बस, और इस रेडिएशन को एब्जर्व करने की, खाने की क्षमता सारे पेड़ों में है, लेकिन सबसे ज़्यादा है तो बेलपत्र के पौधे में। बेलपत्र में। बहुत सुंदर। दूसरे शब्दों में बात करते हैं आयुर्वेद की, तो ये आयुर्वेद का धनी है पौधा। सारी दुनिया जानती है कि बेल खाने से पेट के सारे रोग पेट की खत्म हो समस्या नहीं रहती है। सबसे बड़ी समस्याओं में से इस समय मॉडर्न भारत के जो है जितने अर्बन पॉपुलेशन है सबको पेट की समस्या रहती है, और बेल का फल जो है वो सबसे बढ़िया। पत्ते चबा लेते हैं तो शुगर, डायबिटीज जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में जी, उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर, तमाम तरह की बीमारियां ये खा जाता है जी, तो ये आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा संयोग है इस पौधे में। जी, तीसरी बात आती है पोषण। जी, बेल का फल जो है वो बहुत ज़्यादा अपने विटामिन, और यहाँ तक को हमको जानकारी लोगों ने दिया, एक महाराज जी हमारे अयोध्या में मिले थे, उन्होंने बताया कि इसमें सोना तत्व पाया जाता है। जैसे देसी गाय के दूध में लोग कहते हैं कि सोना तत्व पाया जाता है, उस तरह से बेल के फल में भी सोना तत्व पाया जाता है। जी, जी। इसलिए इसका फल जो है एक बहुत बड़ी औषधि क्या पोषण के लिए बहुत ज़रूरी है। कुपोषण के खिलाफ अगर इसका काम करे तो। प्राणवायु की बात अगर आती है तो प्राणवायु में 85% ऑक्सीजन की बात आती है। भारत का दूसरा पौधा है, पीपल के बाद ये दूसरा पौधा है, नीम भी तीसरे स्थान पर चला जाता है। और हरियाली बहुत बढ़िया, मतलब सारे पौधों पर कोई आफत आ सकती है, लेकिन आज के इस पॉल्यूशन के युग में भी बेलपत्र के ऊपर सहज में कोई वो पोल्यूशन का असर नहीं अभी पड़ रहा है, वो हमारे लिए रक्षा कर रहा है। तो ये 5-7 पॉइंट्स हैं और ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और वो अगर आपके घर के आगे है तो आपके घर का एक सुरक्षा कवच, एक बहुत बढ़िया कह लीजिए तो इंश्योरेंस आपने करा लिया पूरे घर का, जिसमें हर बच्चा, हर आदमी, और अध्यात्म की दुनिया में जाते हो तो साक्षात शंकर हैं, तो उसका कोई वर्णन करने की हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी दुनिया जानती है। ये बेलपत्र के फ़ायदे हैं। तो इसके साथ साथ में 2 फ़ायदे और हैं जो मुझे समझ में आते हैं, जो हमने कभी बहुत ज्ञानी पुरुष हैं जिनसे जाना था। एक तो ये कि घर के बाहर अगर हर श्रृंगार का पौधा है, जिसको स्वर्ग के अंदर भी कहा जाता है जो पौधा, या फिर बेलपत्र का, ये 2 पौधे ऐसे हैं जो अगर किसी घर के बाहर अगर लगाए जाते हैं तो वहाँ साक्षात भगवान शिव का, भगवान विष्णु का जो है वहाँ पे वास आने लगता है, और वैभव और जो वहाँ की जो समृद्धि है उस घर की, वो सुनिश्चित ये कर देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका बहुत जो है प्रचलन है। और दूसरी बात, जो हमारे यहाँ पे डिवाइडर्स के ऊपर जैसे पौधे जब लगाए जाते थे, पेड़ लगाए जाते थे, तो एक बात जी जो पिछले 3-4 साल में आई कि इन पौधों को हमने केवल हरियाली का ही रूप क्यों दिया। ऐसे पौधों को लगाना चाहिए जिसमें प्राकृतिक फल आते हो, ताकि अगर हम नहीं यूज़ कर पाएँ तो बंदर हैं, पशु पक्षी हैं, इन सब का जिनका हमने घर जो है वो छीना है, उनको इससे जो है लाभ पहुंचेगा। ये भी एक लाभ जो है जो हमारा पीपल से शायद पूरा नहीं होता, लेकिन हमारे बेलपत्र से पूरा होता है। तो ये सारे लाभ इसके साथ में देखने को मिलते हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा एक बार चारों तरफ आराम आराम से एक बार दिखाएँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से यहाँ पे गौ माता जो है उनका पालन पोषण जो है वो उन्होंने किया हुआ है। एक छोटी गौशाला जो है वो बनाई हुई है। ये बिल्कुल देसी नस्ल की गायें हैं जो दुर्गा प्रसाद जी ने, प्रकृति रूपा भाई ने जो है वो यहाँ पे बनाई हुई है। और इस तरह करके एक गौशाला का निर्माण, भगवा ध्वज लहराता हुआ, सनातन धर्म का प्रतीक, और ऐसा एक शिवमय भारत के अंतर्गत इन्होंने एक छोटी गौशाला जो है उसका निर्माण करने में ये सफल हुए। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं अभी आपको दिखाया गया, चारों तरफ जो है वो देसी गौ माता का पालन पोषण है। प्रकृति रूपा भाई, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इसके अंदर आप जो दूध है देसी गौ माता का, उसको आप बेचते नहीं हैं, उसको आपने यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करी हुई, एक तरह से बिल्कुल केवल दान धर्म का ही कार्य जो करते हैं।
तो ये गौ माता का पालन पोषण जो है, कहते हैं देसी गौ माता का पालन तो वो भी नहीं कर पाता जो दूध की डेयरी लगा कर बैठा है, लेकिन ये जैसे आपने 5-6 गौ माता यहाँ रखी है, तो किस प्रकार से जो है मतलब इनका पालन पोषण हो पाता है, या उद्देश्य क्या है यहाँ पर केवल देसी गाय रखने का? क्या जर्सी गाय भी यहाँ पे है या किस तरह का कार्य होता है? देखिए, देसी गौ माता की बात अगर करते हैं जी, तो कोई चाहे कि इसके दूध का सप्लाई करके, दूध को बेच करके जी, और इनका पालन पोषण कर दें, ये संभव नहीं है। जी, जी, ये दूध की मात्रा बहुत कम देती हैं जी, और खर्च जो है आज के युग में, भाई भूसा खिलाना पड़ेगा, चोकर खिलाना पड़ेगा, राशन देना पड़ेगा इनको खाने के लिए, तो बहुत कॉस्टली है। जी, लेकिन कुछ हमारे सनातनी परिवार हैं, भाई हैं, बंधु हैं, माता बहनें हैं, जिनकी श्रद्धा कुछ है, तो वो गौ की सेवा कर सकते हैं। जी, जी, क्योंकि गौ की सेवा अगर आप चाहेंगे कि दूध बेच के कर लें तो ये संभव नहीं है। सही बात। हाँ, इनके गोबर और गौमूत्र की सेवा अगर की जाए, जी, अपने लिए ली जाए, जी, तो इनकी सेवा हो सकती है। बिल्कुल। ये निराश्रित नहीं है। सही देसी गौ माता हमारी जो है, वैसा नहीं है कि आपको खिलाना पड़ता है, वो अपने आप व्यवस्था करती हैं। उनका गोबर इतना अमूल्य है, उनका मूत्र इतना अमूल्य है कि सिर्फ उसका व्यापार करेंगे आप, व्यापार क्या कहेंगे उसको, अगर आप लोगों को देंगे तो उनके घरों में जाकर के जो अच्छाई मिलेगी उन प्रोडक्टों की, उससे उनका भरण पोषण हो जाएगा। हमको कहीं से मांगने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ उस तरह की अभी व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम लोगों की सेवा जो आती है लोगों से आती है, जो लोग देते हैं उसको खिला दिया जाता है। बस इसी में अभी आप देख सकते हैं, इधर दिखा दीजिए भैया, एक बार देखिए, ये गौ माता को इधर हमने दिखा परसों दीजिएगा। रेस्क्यू किया है। कौन सी गौ माता को? ये परसों थोड़ा पास जाके एक बार देखते हैं। अच्छा, ये गौ माता जो हैं। हाँ, ये गौ माता को हमने परसों रात को 10 बजे रेस्क्यू किए, जी, आप देख सकते हैं। जी, और ये बछड़ा छोटा सा है, जी, ये अनाथ स्थिति में इन्होंने बछड़ा दे दिया था, जी, और उसके बाद पता लगा, आनंद फानन में हम लोग गए, जैसे तैसे करके इनको ले आए। सही। अब इनकी बात अगर करें तो ये आधा लीटर भी दूध नहीं है जी। जी, वो जो बछड़ा है वो नंदी महाराज है, नंदी महाराज अपनी व्यवस्था बस पीने में कर रहे हैं हाँ जी, जी। लेकिन सेवा है जी, इनको सेवा दी जा रही है। सही बात है। इस तरह की स्थितियां हैं गौ सेवा के लिए, जी। बहुत टफ है। हमारे लोग जानते नहीं हैं, न करना चाहते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है, गौ माता का दूध बेच करके आप व्यापार नहीं, मतलब गौ माता को नहीं पाल सकते हैं, देसी गौ माता को। सही बात है। जर्सी सही और फ्रिजियन को तो आप बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो गौ माता कहने के लायक नहीं है। उनको जो गौ माता लोग कह रहे हैं वो अनाथ है। सही बात है। ये जो आज की तारीख में है, ये गौ माताएँ जो हैं सब वही हैं। इतनी नज़र आ रही हैं आपको, इसमें एक दूध देती है। सही आप बात। देखिए, एक पीछे गौ माता है, जी, जी, जी। ये इनका थोड़ा बछड़ा, और दिखा दीजिए, आगे आके एक बार दिखा दीजिए। इनका बछड़ा ही दूध पीता है जी। अच्छा, ये बछड़ा है। हाँ, ये बछड़िया है इनकी। अच्छा, ये बछड़िया है। ठीक और है। वो जो है हाँ जी। बछिया इनकी, हाँ जी। और वो गौ माता, अच्छा, जी, जिसका एक भी पॉइंट दूध निकाला नहीं जाता है। जी, ये जी, दिन भर पीती रहती हैं जी, और अपना काम करते हैं। खाने के लिए वही भूसा चारा देते हैं। हाँ जी, तो ये लोगों से एक अपील हमारी है हाँ जी, कि अगर आप अपने सक्षम नहीं है कि गौ की सेवा कर सके, तो आप जो है कम से कम कहीं कोई भी गौशाला हो, ध्यान रखें गौशाला की स्थिति कैसी है, उस पर नज़र रखें। और देसी गौ माता के लिए 100-200 ग्राम चारे की व्यवस्था, 100-200 ग्राम उसमें राशन की व्यवस्था आप रोज़ करें। अगर आप 1 किलो खाते हैं तो कम से कम 100 ग्राम तो उसमें दान के लिए आप निमित्त निकाल दें। ये सारे हिंदू सनातनी भाइयों से मेरा अपील रहेगा। बहुत सुंदर। जैसा दुर्गा प्रसाद जी ने कहा, हमारे देश में जो भी गाँव की संस्कृति है, वहाँ पे आज भी देसी गाय का दूध अगर आप लेते हैं, किसी के घर में बंधी है, तो वो कभी आपसे मूल्य नहीं लेता। लेकिन जिम्मेदारी पूरे गांव की होती है। ऐसा नहीं है कि गायें वहाँ पर बंधी है तो केवल उसी की व्यक्ति की जिम्मेदारी है उस गाय का पालन पोषण करने की। कहीं ना कहीं हमने ये संस्कृति खो दी है। इसीलिए आज का ये दर्शन दिखाया जा रहा है कि आज देखिए, हम वैशाली गाज़ियाबाद में वसुंधरा में हैं। आसपास देख सकते हैं ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन उनके बीच में भी एक छोटी सी जगह के ऊपर इस तरह की एक छोटी गौशाला या एक अच्छा प्रयास जो है सामाजिक रूप से उत्थान करने का जो प्रयास है वो प्रकृति रूपा भाई जैसे कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे आसपास भी कुछ लोग हैं जो आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपने दुर्गा प्रसाद जी, जैसे आपने कहा कि 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे लगाने हैं, तो इतने पौधे आप कहाँ से लेकर आएंगे, किस तरीके से, मतलब कोई है मतलब कि उगाते कहाँ हैं, नर्सरी से खरीदते हैं या किस तरह से खरीदते हैं, वो थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। देखिए, शुरुआत तो हमने अपने उगाने से ही किया था जी भाई। शुरुआती दौर पे जहाँ हम खड़े हैं, हाँ जी, ये सारी जगहों पर पौधे होते थे जी जी और जी, ये खाली मैदान था जी और यहाँ हमने सबसे पहले 50 बेलपत्र, 50 पीपल, 50 नीम, ये 150 पौधे हमने लगाए पूरी बगिया में। जी जी और हर 10 फीट पे पौधा है।
और शुरुआत तो हमने बीज से पौधे तैयार किए, हाँ लेकिन जैसे जैसे स्थिति बढ़ती गई, जगह यहाँ कम है, हाँ जी। तो हम बाज़ार से पौधों को खरीदते हैं। बेलपत्र के पौधे अमेठी से, लखनऊ से, अच्छा कायमगंज से, जी। जब जैसे ज़रूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए बल्क में ज़रूरत पड़ी 10,000 5,000 जहाँ पर आप गए हैं वहीं से फिर थोड़ा उसकी उपलब्धता करवानी होती है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, जाने वाले की उपलब्धता नहीं होती है। हाँ जी। हमको बाहर से मंगाना, वहाँ भी बाहर से मंगाना पड़ता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम बनारस गए तो बनारस में पौधा उपलब्ध होगा, कभी नहीं है। पौधा अगर शॉर्ट हो जाता है। हाँ। लेकिन आपने यहाँ पर भी उनके रोपण की व्यवस्था की हुई है, यहाँ पर भी उगते हैं? यहाँ बहुत सारे उगते हैं और अभी भी हम यहाँ उगाते हैं, लेकिन अब स्थिति कमज़ोर कर दी गई, क्योंकि ये पौधे हमारे जो हैं ये बड़े हो गए। हाँ जी। तो पौधों के नीचे छाया आती है और छाये में पौधे छाये में होते नए हैं, पौधे जो हैं वो थोड़ा सा नहीं हो पाते होते नहीं हैं। और पुराने पौधों को मतलब एक तरह से जो है लोगों के द्वारा हाँ। ज़्यादा लगे तो थोड़ा सा बात सर्कुलेशन की बात है बस। जितना आप। अच्छा, ये आइए देखते हैं एक बार जो पौधे जो हैं, जिस तरह की नर्सरी दुर्गा प्रसाद जी ने बनाई हुई है, आइए उसके भी दर्शन करते हैं और एक बार देखते हैं कि क्या है उसमें साथ में। आइए, जैसा कि अभी दुर्गा प्रसाद जी ने बताई है, जिस तरह की आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर किस प्रकार का जो पौधे हैं वो थोड़ा सा बताइएगा जी, किस तरह की नर्सरी है जो आप डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं इसमें? अब देखिए, ये बेलपत्रे के पौधे हैं जो ज़मीन में लगे हुए हैं, हाँ जी। और फरवरी का महीना जैसे आ गया, हाँ जी। अब इन पौधों को हम निकालेंगे हाँ जी। और इसको पॉली बैग में डाल करके, जी। और ये आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर इस सावन महीने में, हाँ जी, या बरसात में इनको हम जगह जगह भेज देंगे या लोगों को दे देंगे जो आएगा लेने के थोड़ा लिए। आगे आके एक बार दिखाइएगा ज़रा, आगे आके पूरा दिखा दीजिए। तो ये क्या, ये सर्दियों के अंदर भी बेलपत्र जो है वो पौधा अपनी ग्रोथ को पकड़ता है या किस तरह से रहता है? नहीं, सर्दियों में ये पौधे जो हैं, ये हाँ जी। पतझड़ का समय होता है जी ये सुसुप्तावस्था में आ जाते हैं सर्दियों में, जी। इसीलिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने पौधे न खोदे जाते हैं न लगाए जाते हैं। अच्छा, उस समय पे कोई काम ज़्यादा नहीं किया जाता है इनके? एकदम जी, नहीं, पौधे ओके। छूने के लिए स्थिति में नहीं होते हैं। जी। आप देखिए, ये हमने थोड़ा और आगे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। ये हमारे पीपल हैं। हाँ जी। अच्छा, ये सब पीपल के है ये आपके पास? पीपल है, और जी। ये पीपल जो है ये बीज से उगाया हुआ है। जी। पीपल की कहानी ये है कि सब हाथों से पीपल उगता नहीं है। जी। पीपल का इतना पौधा छोटा होता है जो माइक्रोन में है, जी। थाव जिसको बोलते हैं, थाव में इसके बीज होते हैं। जी। तो हमारी तो ये होती है कि हर साल कहीं ना कहीं से एक मुट्ठा पीपल का बीज बो देता हूँ, हजारों निकलते हैं। जी। अभी पिछले साल के बचे हुए हैं, पिछले साल ये न जा पाए, अब इस साल कहीं ना कहीं ये अपना स्थान ले लेंगे। तो पीपल का रोपण जो है वो वहाँ पे होगा। और यहाँ आगे तक जैसे आपने बना रखी है, थोड़ा और आगे आ जाएं, यहाँ पे आ जाइए और वहाँ पे एक बार दिखाइएगा ज़रा सामने। ये जो बाकी इतनी जो आगे की है जी क्यारियाँ, इसके अंदर किस किस प्रकार के पौधे और रहते हैं? ये सब बेलपत्र हैं हमारे यहाँ। सारा ही बेलपत्र है? हाँ हाँ जी। हमको मुख्यतः बेलपत्र पे काम करना पड़ता है जी। अब देखिए, ये बेलपत्र हैं, ये भी यहाँ पर भी बेलपत्र है? ये पॉलिथीन में आ गया है। अच्छा जी। इसके अंदर बिल्कुल पॉलीथीन के अंदर देखिए, थोड़ा और आगे आके दिखाइएगा। ये पॉलीथीन के अंदर करके जो है ज़मीन के अंदर जो इनको रोपित किया गया है। और जैसा अभी बता रहे हैं प्रकृति रूपा भाई के नवंबर दिसंबर के महीने में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी जाती, थोड़ा बहुत मॉइस्चर ये ज़मीन से लेते हैं और मेरे ख्याल से अब अप्रैल से जो है इसके ऊपर जो है केयर टेकिंग शुरू होगी। ये यहाँ पर क्या है, ये जैसे हमें पूरा दिख रहा है, यहाँ पर भी पहले पौधे थे या पतझड़ हुआ है या क्या हुआ है इसमें? ये एक्चुअल में आंवले के पौधे हैं जी। किसी दिन गाय माता आ गई हैं। अच्छा, गौ माता के आने की वजह से थोड़ा सा इनको इनका कार्यक्रम बना दिए अपने भोजन के लिए। हाँ जी। कोई बछिया छूट गई थी किसी दिन, बछिया ने जो है वो थोड़ा सा आंवले का पौधा है। और वहाँ हम देख रहे हैं वो अभी भी बेलपत्र जो है वो जमीन में वही बेलपत्र, चारों तरफ यहाँ बेलपत्र ही मिलेगा आपको। बहुत बढ़िया। ये आप देखिए, ये टोटल बेलपत्र के पौधे हैं। बहुत। यहाँ आप एक देखेंगे अभी जो आपने चर्चा किया हरसिंगार का। हाँ जी। तो हरसिंगार के भी बहुत बड़े शौकीन हम लोग हैं। हाँ जी। अभी देखिए, ये हरसिंगार का पौधा है, ये पूरी क्यारी हरसिंगार का है। अच्छा, ये सब हरसिंगार है। एक बार देखेंगे मित्रों, देखिए ये हरसिंगार जो है ये बहुत बेहतरीन पौधा बोला जाता है। घर के बाहर में भी ये बहुत अच्छा माना जाता है और पारिजात बोला जाता है इसे। और बोला जाता है स्वर्ग में जो रोपित है, जो समुद्र मंथन के दौरान जो पौधा निकला था, ये हरसिंगार का है जी? हाँ, ये हरसिंगार है और ये हरसिंगार अभी ज़मीन में है जी। अब इसके साथ भी छेड़छाड़ जो होगी वो फरवरी महीने में ही होगी, उससे पहले अभी कुछ नहीं। सर्दियों में किसी को नहीं छेड़ा जाता। बाकी आप देख सकते हैं, ये भी बेलपत्र है, वो भी बेलपत्र है। हाँ जी। ये बेलपत्र जी, ये बेलपत्र। हाँ जी। और ये कहीं से कुछ लोगों ने कहा तो ये करौंदे के कुछ पौधे आ गए थे। ये करौंदे के पौधे हैं, थोड़ा और आगे आके दिखाइएगा बिल्कुल पास में। देखिए, ये भी चीज़ें हैं जो कई बार हमें, जैसे हमें भी नहीं पता, बच्चों को तो क्या पता होगी, थोड़ा देखने से कम पत्तियों से अंदाज़ा आएगा। ये करौंदे के पौधे हैं
ये आप देख सकते हैं, ये हरसिंगार है। और थोड़ा कैमरा नीचे लेकर आएँ, ये दिखाएं, ये हरसिंगार है जी। इसके ऊपर फूल अच्छे आते हैं। हाँ, इसके ऊपर फूल अच्छे आते हैं। और फल कन्वर्ट होते हैं? नहीं, फूल होते हैं मेरे फूल। हरसिंगार है। हरसिंगार का पौधा बहुत अच्छा माना जाता है अपने घर के बाहर के लिए। और करौंदे जो हैं वो बोले हैं इसके अंदर। और हाँ जी, दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक बार देखेंगे ये सारे पीपल जो हैं जी, ऊपर दिखाइएगा एक बार। ये पीपल हमने अपने हाँ जी। हाथों से जी आज से 5-6 साल पहले यहाँ लगाया था। जी 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 चारों तरफ आपको बेलपत्र, पीपल और नीम। वो देखिए उधर भी पीछे दिखाइए, वहाँ ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 4-5 साल पहले जो नीम का पौधा लगाया गया था वो है। सामने पीपल देख रहे हैं आप, ये आपका सामने नीम है। और इस तरीके से जो है ये देखिए पूरी क्यारी जो है वो पूरी बनाई गई है। तो ये आपके द्वारा जो है ये पूरा क्रिएट किया गया। और आपका ये कहना है कि बेलपत्र के पौधे जो है वो यहीं पर हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे उगाए जाएं। तो ये जब आप देते हैं किसी को कि मतलब अगर कोई परिवार है तो उनको निःशुल्क देते हैं, या इसके लिए कुछ आपने मूल्य रखा हुआ है कि अगर किसी को जाते हैं 11 करोड़ पौधे हम दे रहे हैं तो इसमें कुछ कार्य रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पौधे तो हम निःशुल्क देते हैं जी, क्योंकि बेलपत्र का पौधा ये हमारी जो नर्सरी है, जो हमारी व्यवस्था है, जी इसमें पौधे बिकते नहीं हैं। पहला जी। कंडीशन है कि यहाँ पौधे नहीं बेचे जाते जी हैं। जी जी। दूसरी बात ये आती है कि जब पौधे नहीं बिकेंगे तो लोग ले जाते हैं यहाँ से। हाँ जी। अब लोग ले जाते हैं तो अभी ये स्थान कैसे खाली रहेगा? हाँ तो उसके भरने के लिए लोग कहते हैं गुरुजी कैसी व्यवस्था करते हो? हाँ तो अपना ये कहना होता है कि भैया देखिए ये पौधा हमारा बिकता तो नहीं है, हाँ लेकिन आप अगर सहयोग में कोई राशि देते हैं, हाँ जी, चाहे वो 1 रुपया दें सही बात, या 1 करोड़ दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सही बात तो है, ये सारा सिस्टम एक सहयोग से चलता है बिल्कुल और उस सहयोग का कोई डिमांड नहीं है। सही बात है। हम ये नहीं कहते कि नहीं हमको 10 रुपया चाहिए, हमको 5 रुपया चाहिए, 5,000 चाहिए। जिसको जो मर्जी आए दे जाता है। कुछ लोग दे जाते हैं, कुछ नहीं देते हैं। हमको तो सिर्फ और सिर्फ टारगेट है अपने शिव में भारत के 11 करोड़ पेड़ पे। बस हमको लगता है कि 11 करोड़ कैसे पूरा हो, उसके लिए हम कार्य करें। बहुत सुंदर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर अभी जब हमारा साक्षात्कार हो रहा था तो उस समय पे आपने बताया था कि आप यहाँ पर यज्ञ जो है और लगातार जो है भगवान शिव के नाम का जाप जो है वो यहाँ पर होता रहे, इसकी व्यवस्थाएं जो है वो आप करते हैं। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे उसके बारे में भी बताएं कि जो यज्ञ हवन आप यहाँ पे करते हैं उसका क्या रीज़न है और उसके माध्यम से आप क्या क्या करना चाहते हैं, या जो समाज में या देश के अंदर जो लोग हैं उन तक उसका कैसे लाभ पहुँचेगा, ये भी थोड़ा सा जो है कृपया करके उनका भी मार्गदर्शन करें। ये स्थान जो है सबको पता है, हमको भी पता है। हाँ जी ये भारत सरकार की लैंड है जी और भारत सरकार से हमने ये कह करके काम यहाँ किया जी। कि हम कोई कब्जा नहीं, हाँ कोई जी। अतिक्रमण नहीं, हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है हाँ जी कि ये ग्रीन बेल्ट का एरिया है, हाँ जी पौधों का क्षेत्र, हाँ जी और पौधे उगाएंगे जी और वो हम कर रहे हैं। जी जी अब इसमें कुछ कार्य हम जोड़ लिए हाँ जी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हाँ जी ग्रीन बेल्ट का कार्य बढ़े। हाँ अब उसके लिए अब हम लोगों ने यहाँ पे ये छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बनाए हैं जी जो बांस और बल्ली से बनी है। जी। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। अच्छा जी जी जी। और एक आप बार देखते हैं, आइए देखिए। हाँ जी, एक बार देखेंगे आप। ये गौ माता के लिए आपने स्थान बनाया है? हाँ, ये हाँ जी, एक बार आके अंदर देखें। ये गौ माता का स्थान है। ये ठंड में गौ माता को बचाने के लिए यहाँ का स्थान जो है वो बनाया गया है। हाँ जी ये गौ माता यहाँ रहती हैं जी। और ये एक छोटा सा हमारा जो है ठीक है, एक स्थान ये गौ माताओं के लिए है। हाँ। कुल बांस से और बलियां लगाकर जो है ये सब स्थान जो है वो गौ माता का बनाया हुआ है। अब ये देखिए, आइए। ये गौ माताओं के लिए है, हाँ जी पूरा सिक्योर। हाँ जी जहाँ टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री आ जाता है जी जी वहाँ भी गौ माताओं के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी आपको एक चीज़ दिखाएंगे हाँ जी कि हम प्रकृति के कैसे प्रेमी हैं। जी। तो ये जो आप देख रहे हैं हाँ। ये पेड़ है। अच्छा, पेड़ यहीं ये, पर रहा हाँ, और उसके चारों तरफ ये बना। कदम का पेड़ है जी 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 जो ऊपर भी लहलहा रहा है हाँ जी और नीचे हमारे जी अंदर है। हाँ। एक वहाँ पीपल का पेड़ है, हाँ जी वो भी इसके अंदर है। ये जी। नहीं कि हमने पेड़ काट दिया और ये सही बना बात। दिया, पेड़ बीच में रख करके। जी जी जी। यहाँ आप देखेंगे तो एक हमारा वो है, क्या नाम है, ये हमारा बेलपत्रा का पेड़ है यहाँ। अच्छा जी। ये देखिए, ये बेलपत्र है यहाँ, जी 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 ये बेलपत्र है जी। तो हम पौधों को काट न करके हाँ। अपना गुजारा बनाए कि गौ माताओं का संरक्षण भी हो और हमारे पेड़ भी बढ़ते रहें। सही बात। तो दोस्तों यही संदेश है जो समाज के अंदर किसी न किसी प्रकार से जाने की जो है हमें प्रयत्न करना चाहिए।
और देखिए प्रकृति के साथ में रहने का जो एक विचार है वो कहीं ना कहीं प्रकृति रूपा भाई ने दिया। ये वेदी आपने बनाई हुई है, ये यहाँ पर क्या कुछ कार्य रहता है या क्या करा जाता है, हवन यज्ञ? ऐसा है कि ये जो जगह क्षेत्र है, हाँ जी, ये भगवान शंकर की तरह देवभूमि है जी। ये गाजियाबाद एनसीआर के लिए देवभूमि है हमारे नज़रों में जी। और अध्यात्म की बात करें तो जहाँ पीपल और बेलपत्र और नीम बहुतायत में हों वो हकीकत में देवभूमि होती है जी। अब उस देवभूमि में रह कर के एक हमारा छोटा सा ये झोंपड़ी वाला ही जगह है जी। वहाँ एक बाबा का छोटा सा स्थान बनाया हूँ, कोई मूर्ति की स्थापना नहीं की गई। हाँ जी। और ना हमको इस जगह में कोई मंदिर बनाना है। सही बात। हमको तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा काम चले और हमारा संदेश बाहर तक जाए, जहाँ के लोग करें। तो ओम नमः शिवाय का जप लमसम यहाँ पर 6 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को चलता है जी। और ये वेदी जो है जी, ये महीने में 1-2 बार तो संपूर्ण हवन होता है जी। और सोमवार के सोमवार हम लोग इसमें हवन करते हैं जी। और हवन का एक ही तरीका रहता है, गाय माता की सुरक्षा कैसे हो और हमारे बेलपत्र के पौधों की रोपण कैसे हो ज़्यादा से ज़्यादा जी। ये टोटल गौ आधारित कार्य है यहाँ पे। इस ज़मीन में हम कोई भी मतलब रासायनिक प्रयोजन नहीं करते हैं। पूरी यहाँ से वहाँ तक आप जाएंगे तो केंचुआ जो शब्द ख़त्म हो गया था, देहात में हम लोग पहले खेतों में जाते थे तो केंचुआ देखने को मिलते थे। यहाँ बरसात में यहाँ से वहाँ तक खाली केंचुआ मिलेंगे, छोटी छोटी सीपी जो होती है वो सीपी मिलेगी, क्योंकि हम केमिकल नहीं डालते हैं। सही बात। टोटल ऑर्गेनिक सिस्टम है। तो ये एक हवन कुंड हम लोगों का, और इसको प्रज्वलित हम लोग सोमवार के सोमवार करते हैं। और महीने में 1-2 बार जो है हमारा जब भंडारा होता है यहाँ पे, तो भंडारे के साथ में एक हवन कार्यक्रम करके ही हम भंडारा करते हैं जी। तो महीना में 1-2 भंडारा भी कर लेते हैं। तो ये हवन कुंड का हमारा प्रयोजन है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि वैशाली के आसपास जो है कुल मिलाकर 300 से 350 गौ माता है, जिनका संरक्षण करने में हमारी वैशाली के अंदर गौग्रास सेवा समिति, आपने बहुत बार वीडियो देखी होगी, उनके माध्यम से हम ये प्रयत्न करते रहते हैं। और 3 या 4 गौशालाएँ इस समय हैं। 4 गौशालाओं में से एक जो छोटी गौशाला है वो मैं तो कहूँगा सबसे छोटी गौशाला है, जिसमें गौ माता का संरक्षण जो है वो प्रकृति रूपा बाई के माध्यम से हो रहा है। लेकिन यही चीज़ है जो संदेश जाता है कि कोई चीज़ ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े स्तर पे करें, परफेक्शन के साथ में करें। छोटे छोटे प्रयास जब लंबे समय तक किए जाते हैं, जैसा इन्होंने बताया कि 3.5 लाख पौधे जो हैं ये अभी तक बेलपत्र के पौधे परिवारों के माध्यम से बाहर लगवा चुके हैं। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन इसी छोटे प्रकल्प से बार बार लगातार जब इस तरह के कार्य किए जाते हैं तो उससे लाभ होता है। आपने एक बीच में रुद्राक्ष के बारे में बताया था कि आप रुद्राक्ष जो है वो चाहते हैं कि लोगों के घरों में पहुंचे और उससे उनको लाभ मिले। इसके ऊपर कोई कार्य हो पाया या कुछ कर पाए अभी? ऐसा है कि हम गए थे अयोध्या धाम जी, मंदिर निर्माण का कार्य जब शुरू हुआ तो धन संग्रह की बात आई थी, धन समर्पण लोग कर रहे थे। तो उस समय हमारे पास धन की कोई व्यवस्था तो थी नहीं, तो हमारे पास बेलपत्र के पौधे उपलब्ध थे जी। तो हमने 501 बेलपत्र के पौधे जो अपने हाथों से तैयार किए थे जी। तो हमने ये ठाना कि गाजियाबाद से ले जा करके वसुंधरा से, हाँ जी, और 501 बेलपत्र के पौधे हम पहुंचाएंगे अयोध्या धाम जी में, बाबा की नगरी में जी। और उसी कार्य के दौरान जब हम गए अयोध्या धाम तो हमारा वहाँ रामायणी जी महाराज से मुलाकात हुई, जो लमसम 80-85 साल के बुजुर्ग हैं जी। तो उन्होंने हमको एक पैथी बताई। उन्होंने बताया, जब मैंने बताया कि मैं बेल के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने बहुत मतलब आशीर्वाद स्वरूप हमको बहुत कुछ ज्ञान दिया। और उसमें उन्होंने एक छोटा सा ज्ञान बताया कि बेटा इस काम को अगर तुम करोगे निस्वार्थ, अगर इसमें स्वार्थ घुसा दिया गया, अगर पैसे की लेन देन आपने शुरू कर दिया, सही बात, तो ये प्रयोजन कारगर नहीं होगा। और आप एक कार्य करिए कि आपके पास अगर बेलपत्र के समूह हो, पौधों का समूह, मतलब ये नहीं कि एक पौधा से काम नहीं चलेगा, जहाँ 21 बेलपत्रों का समूह हो। तो आपके पास तो यहाँ पे कम से कम हमारे 50 हैं जी, हमारे पास 50 हैं जी। और उनकी आयु जो होनी चाहिए कम से कम 7-8 साल पुराने पौधे। अच्छा, 7-8 साल पुराने, और ऐसे 50 पेड़ बेलपत्र के कम से कम हो। हाँ जी। तो अभी हम लमसम 2 साल इंतजार किए, क्योंकि ये हमारे पौधे थे वो छोटे थे उस समय ये 5 साल के, 4 साल के थे, 6-7 साल ही हुए हमें। तो हमको ये 2 साल जो है वो इंतज़ार करना पड़ा कि मैं कोई बात नहीं, हम 2 साल और इंतज़ार कर लेंगे। जब पौधे हमारे उस लायक हो गए तो उन्होंने बताया था कि एक पंचमुखी रुद्राक्ष जो होता है, तो पंचमुखी रुद्राक्ष जो होता है वो सर्व कल्याण के लिए होता है। हर रुद्राक्ष की अलग अलग महत्व है, लेकिन पंचमुखी रुद्राक्ष का महत्व यह है कि वो सर्व कल्याण के लिए है।
मतलब हर जगह काम आता है, वो एंटीबायोटिक दवाई है। सही बात। जैसे आपने देखा होगा एक सलाई रिंच हम लोग बोलते हैं, पाइप रिंच, सही बात। जिसको ज़रूरत पड़े तो छोटा कर लीजिए, ज़रूरत पड़े तो बड़ा कर लीजिए। हाँ जी। तो वही पंचमुखी रुद्राक्ष है, वो हर जगह काम आता है। तो उन्होंने हमको बताया कि एक बेलपत्रा के पेड़ के ऊपर जहाँ 21 बेलपत्रों का समूह हो और आप उसको लटका दीजिए लमसम 72 घंटे। जी। ओम नमः शिवाय का जप होना चाहिए, जो उनको सुनने को मिले, और बेलपत्र का पौधा हो, पेड़ हो, और ये लाल धागे में एक दाना, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो उपयोग करेगा अपने सोमवार को पहन ले, मतलब आपके यहाँ से ले करके जाए या मंगा ले, जो भी व्यवस्था कर ले, इसको निःशुल्क देना है, इसमें कोई शुल्क की ज़रूरत नहीं है। और इसको आप दीजिए, जन कल्याण के लिए बहुत कारगर है और बहुत लोग इससे प्रभावित भी होंगे। बहुत लोगों का दुख दर्द बाबा देवादिदेव महादेव समाप्त करेंगे। तो महाराज जी का हमने एक अनुसरण किया और फिर हमने ये हमारा पौधा जो है, ये सबसे फ्रंट का पौधा है। अच्छा, आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। एक बार देखिएगा, ज़रा दिखाइएगा। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है जो ये बता रहे हैं। तो ये रुद्राक्ष जो है, ये लाल धागे में आपने बांध रखे हैं। अब हाँ। ये कितने रुद्राक्ष आपने इस पेड़ पर बांध रखे हैं? अभी थोड़ा और आगे आके दिखाइए एक बार, अच्छे से ऊपर अच्छे से दिखाइए एक बार, किस तरीके से रुद्राक्ष जो है वो बंधा हुआ है। हाँ जी। अब ये पौधे, ये अभी तो हमने 100-101 के करीब में इसको तैयार किया है। अच्छा जी। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगा, क्योंकि इसमें समय लगता है 6 दिन। 12 6 72। 6 दिन का समय इसको तैयार होने में लगता है जी। ये जब तक 72 घंटा ये मतलब ओम नमः शिवाय नहीं सुनेगा। जी जी जी। और हमको 6 घंटा सुनाना है, इससे ज़्यादा हम सुनाते नहीं जी, हैं। जी, 24 घंटे का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ जी। तो ये 6 दिन में तैयार हो जाता है जी। तो अभी तो हमने तत्काल इसी पौधे पर तैयार किया है। ऐसे हम तैयार करने के लिए 20-21 पौधे जो भी हमारे होंगे, पीछे हमारे पास बहुत है, पौधों का समूह है। तो जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे करते जाएंगे। और बहुत अच्छी व्यवस्था में तैयारी चल रही है, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, बाबा का पौधा भी है, साथ साथ में गौ माताओं का सानिध्य भी है इस पौधे सही के बात साथ। है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जगह है वो गौ माताओं की सेवा में है। सही बात है। तो डबल एक्शन वाली बात है कि एक तरफ बेलपत्र का पौधा और एक्स्ट्रा में कहें तो देसी गौ माताओं का सहयोग। सही बात है। हर श्वास में गौ माता यहाँ घूम रही हैं, इसलिए 2 चीज़ें हैं। और इसको जन कल्याण के लिए हमने रखा है। इसकी सेवा की व्यवस्था यही की गई है कि किसी को अगर चाहिए तो ले जा सकता है। हमको कोई दिक्कत नहीं है। अपना आय अगर यहाँ क्षेत्र का है, नज़दीक का है, तो अपना आय और इनको ले जाए। उतारने की व्यवस्था ये हमने रखा है कि सोमवार और शुक्रवार को आप देते हैं। हाँ, जिनको भी चाहिए। और निःशुल्क देते हैं आप? हाँ, निःशुल्क देते हैं। कोई कहता है गुरुजी निःशुल्क कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। भैया गाय सेवा की है, जो मर्जी आए आपको, उसमें भी कोई प्रावधान नहीं है धन का कि नहीं जी इसमें 10 चाहिए और 50 चाहिए और 100 चाहिए। जिसको ज़रूरत हो ले जाए। जो सेवा कार्य करना है उसमें गौ सेवा में लग जाएगा, कुछ पेड़ सेवा में लग जाएगा। इस तरह से ये सेवा कार्य का हमने एक अनुमान बनाया है। और देखें तो जो जाप जो है, ये तो मैं समझ रहा हूँ कि जैसे रुद्राक्ष में हमने बहुत बार एक्सपेरिमेंट देखा है कि कई बार लगाते हैं तो उससे एनर्जी सेंटर भी चेक होता है कि भाई उसमें रुद्राक्ष में अपने आप में बहुत ऊर्जा होती है। तो ये तो समझ में आता है, लेकिन इसको जो जाप हम सुनाते हैं ओम नमः शिवाय का, या इस तरह से इसकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, तो किस माध्यम से सुनाते हैं? क्या कोई हमारे पास में ऑडियो सिस्टम रहता है या जाप किया जाता है, क्या रहता है इसमें? देखिए, जाप सिस्टम की तो स्थिति ये है कि मैं खुद बैठता हूँ यहाँ पे। जी जी। हम जितना समय देते हैं जप में, वो हमारी जप की व्यवस्था पेड़ के नीचे ही होती है। यहीं इसी पेड़ के नीचे बैठ करके करता हूँ जी। भाई कहीं चला गया तो अलग बात है, अगर मैं यहाँ हूँ तो हम इस पेड़ के नीचे बैठ करके अपनी जपमाली से, ये हमारी जपमाली है, हाँ, इनको कुछ गुनगुना करके ओम नमः शिवाय गुनगुना देते हैं। जी 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 जी। इससे आपको मैं बताऊं कि अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे ओम नमः शिवाय का जप करें, सही बात है, तो 1 माला करेंगे तो 100 माला का बेनिफिट मिलेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये कार्य ये होता है। दूसरा क्या है कि ओम नमः शिवाय करने का जो 72 घंटे का इनका कार्यक्रम है, वो हम साउंड सिस्टम से लेते हैं। हाँ जी। क्योंकि हम कभी भी झूठ बोलने का काम इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे सनातन धर्म में झूठ का एक बहुत बड़ा पोकिंदा चल गया है। लोग कहते हैं यार ये तो बस अंधविश्वास है, इसलिए ये नहीं। 72 घंटा साउंड, इनको सिर्फ साउंड चाहिए ओम नमः शिवाय का, और कुछ नहीं चाहिए। वो आदमी बोल रहा है तो साउंड भी आदमी ही बोलता है जी। सही बात। तो इनको वाइब्रेशन चाहिए, और इसका पावर हमको जहाँ तक लग रहा है, हमने 1-2 जगह देखा है, ये बहुत कारगर है जी। बाकी बाबा की कृपा जिस पर जैसी होगी, जिसकी जिस इच्छा होगी, वैसा ये फल देता है। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, ये प्रकृति रूपा भाई ने बताया जो अभी
यहाँ पर जो व्यवस्था है, एक तो हमने ये चीज़ समझी कि जितनी भी सेवाएं हैं वो सारी निःशुल्क हैं। इस प्रकार के ही सेंटर्स डेवलप करे जा सकते हैं। गौ माता की सेवा होती है, करवाने वाला ईश्वर है। जैसा इन्होंने बताया, इन्होंने कभी दूध को, घी को, ना इस तरह की चीज़ें कभी बेची है। जिसको ज़रूरत होती है वो हमेशा अपने अनुसार लेकर जाता है, और जब अपने अनुसार लेकर जाता है तो ईश्वर ही उसके लिए निर्णय करते हैं, और अपने हिसाब से इसका संचालन करने के लिए जो इनके पास में अतिरिक्त कोई व्यवस्था नहीं है, इसके संचालन के लिए भी अपने आप दान पुण्य आता है। और जैसा ही रुद्राक्ष के बारे में अभी बताया गया है, या बेलपत्र के पौधे हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हो सके तो इनसे आज हम ये संदेश ले सकते हैं कि कम से कम अपने घर के बाहर में एक बेल का पत्र का पौधा ज़रूर लगाएं। और अगर घर में हमें लगता है कि कोई ऐसी दुविधा है, एक ऐसा कोई कष्ट है जिसका निवारण ये रुद्राक्ष जिनको एनर्जाइज ये करते हैं ओम नमः शिवाय के जाप से, वो लाभ कर सके, तो ये भी निःशुल्क जो है वो यहाँ पर शिवमय भारत अभियान के अंतर्गत उपलब्ध है। वसुंधरा के अंदर ये जो है इनकी जो पूरी कुटिया इन्होंने बनाई हुई है, पूरा अभियान जो है ये चलाया हुआ है। इनका नंबर जो है हम डिस्क्रिप्शन के अंदर देंगे, आप सभी इनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मेन मकसद आज की इस पूरी वीडियो को बनाने का यही था कि इस तरह के छोटे छोटे प्रकल्प जो हमारे आसपास होते हैं, लेकिन लोगों को या तो उनका ध्यान नहीं होता, अगर ध्यान होता है तो वो उसके विज़िट नहीं करने जाते, वहाँ पर जाते नहीं हैं मिलने के लिए। ऐसी कोशिशें हमें करनी चाहिए जो आज भी सनातन संस्कृति को उच्च मार्ग की तरफ लेकर जा रही है। और जितने भी सेंटर्स ऐसे बनते हैं उनको कमर्शियल सेंटर्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़ा सा अपनी ओर से प्रयत्न करेंगे कुछ भी अच्छा करने की, तो जैसे 6-7 साल, आज 2016 में भाई साहब ने बोला है, और 2016 से आज 2023 है, देखिए 7 साल 8 साल, ऐसा नहीं है मुश्किलें नहीं आई होंगी। आंधी तूफान में ही कम से कम इस तरह के छप्पर जो है वो उड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी 7 साल के बाद भी अगर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है और निस्वार्थ भाव से करने पे हो रहा है, तो ऐसे प्रयोग हम सबके द्वारा भी किए जा सकते हैं। तो ये वीडियो जो है अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, इससे प्रेरणा लें। अगर आप वसुंधरा के आसपास हैं तो आकर इनसे मिलिए ज़रूर। दूर हैं तो इनका व्हाट्सएप नंबर है, इनका मोबाइल नंबर, इनसे बातचीत कर सकते हैं। और कभी भी अगर आपका यहाँ आना होता है या अपने घर के आसपास में कोई भी इस तरह का अच्छा प्रोजेक्ट है, तो उसको जो है आप ज़रूर समर्थन दें। कुछ और अंतिम में हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे तो प्लीज़ बताएं जी। दर्शकों से और क्या कहेंगे भाई, शिव के आगे कुछ है नहीं जी, तो कम से कम अपनी ज़िंदगी में एक बेलपत्र का पौधा पेड़ बना दें, इसके आगे कुछ नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर कोई बात करते हैं तो मैंने एक अभी छोटी सी बात इसमें बीच में कही थी कि गौ माता के लिए ध्यान रखें कि अगर हमारे घर में 10 किलो राशन आता है, महीने में 10 किलो आटा अगर लगता है, तो 1 किलो आटे की व्यवस्था और की जाए जो देसी गौ माताओं के लिए समर्पित करें, उनकी समर्पण का भाव रखें। ये 2 अपील हमारे पास, एक बेलपत्र का पौधा, उससे भारत सुधरेगा। भारत क्या सुधरेगा, भारत के लोग सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, हमारा सनातन सुधरेगा, हमारी संस्कृति सुधरेगी। और दूसरा, जितना हम खाते हैं उसका 10वां अंश, ये मान के चलें कि अगर 3 रोटी खाते हैं तो 2.5 खाएं, आधी रोटी बचा दें। वो काम न करें, वो काम अब धीरे धीरे बहुत पुराना हो गया है कि 1 रोटी गाय की होती है, वो रोटी न रख करके, क्योंकि अब रोटियां समय महंगा हो गया, लोग निकलते नहीं हैं घरों से, तो वो रोटियां सड़ जाती है रखी रखी। तो उसके लिए कच्चे अनाज की व्यवस्था करके जो खराब न होता हो, वो गौ माताओं को अपने स्थानीय जगह पर समर्पित करें। आजकल पेटीएम न मालूम क्या क्या व्यवस्था हो गई है, उस धन को अच्छे जगह, अच्छे गौशालाओं में जो व्यवस्था कर रहे हैं लोग, उनको समर्पित करें। लेकिन ध्यान रखें कि आपका 10वां हिस्सा खाने का, हम कमाने का हिस्सा भी नहीं मांग रहे हैं, हम तो सिर्फ हम जो खाते हैं उस खाने का 10वां हिस्सा गौ माता के लिए दें। आप भी सुखी रहेंगे, देश भी सुखी रहेगा, गौ माता सुखी रहेगी, हमारी धरती माता सुखी रहेगी, और जब सब सुखी होंगे तो हम तो अपने आप सुखी हो जाएंगे। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत वंदे मातरम।